अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया है और आप ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आने वाला समय आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सर्जरी के बाद अगर आपने घुटनों का ऑपरेशन करवा लिया है उसके बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कब कब करनी है और अगर नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आप कभी भी आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी सर्जरी के बाद आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है या फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप चलने में नॉर्मल हो सको, फिर से नॉर्मल चल सको, सूजन कम हो, दर्द कम या दर्द बिल्कुल गायब हो जाए, मसल स्ट्रॉन्ग हो जाए, घुटनों में मूवमेंट आ जाए। ये इसलिए ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज नहीं करते या थेरेपी वगैरह नहीं लेते तो क्या हो सकता है? दोबारा स्टिफनेस आ सकती है, घुटनों में जाम रह सकते हैं, दर्द रह सकती है, इवन की ऑपरेशन की जरूरत शायद दोबारा पड़ सकती है। तो इसलिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, डॉक्टर की सलाह लेकर उसको जरूर मिलें। सर्जरी के बाद आप कभी भी थेरेपी करवा सकते हो, आप थेरेपिस्ट से मिल सकते हो। और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है? बस एंकल पंप करने हैं, यानी कि पैरों को आगे पीछे करना है, दिन में 20-30 बार करना है। यही काफ़ी होता है आपके लिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और सूजन नहीं रहती, घुटनों में सूजन नहीं रहती या एंकल में कोई सूजन नहीं रहती। सबसे पहले 2 हफ्ते यही एक्सरसाइज करें आप अपने। दूसरी एक्सरसाइज होती है क्वाड सेट एक्सरसाइज। इसमें अपनी जांघों को टाइट करना है, फिर 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे ढीले छोड़ देना। ये बार बार करना है, दिन में 20 और 30 बार करो। इससे क्या होता है कि जो घुटने के आसपास जो मसल्स होते हैं, हमारे जांघों के मसल होते हैं, उसको पकड़ कर रखते हैं, टाइट करते हैं ताकि वो पंप रह सके, ब्लड सर्कुलेशन निरंतर बना रहे। तीसरी एक्सरसाइज होती है स्ट्रेट लेग राइज। इसमें क्या करना पड़ता है? अपनी टांगों को ऊपर उठाना है, धीरे धीरे नीचे लाना है। अगर आपका एक घुटना सर्जरी का है उसे करो, अगर दोनों में सर्जरी हो रखी है तो दोनों टांगों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है और धीरे धीरे नीचे लाना है। इससे क्या होता है? इससे हमारे जो स्ट्रेट मसल्स होते हैं, यानी कि घुटने के आसपास के जो मसल होते हैं, थाई के मसल होते हैं, जांघों के मसल होते हैं, वो स्ट्रांग हो जाते हैं, वो पंप होते हैं, वो अपने घुटने को पकड़ कर रखते हैं। यही उनका काम होता है। ये एक्सरसाइज अपने फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में करें ताकि आपसे कोई गलती हो तो वो सुधार सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आगे ये 2 हफ्ते तक करते हैं। आगे हम ये बात करेंगे कि 2 हफ्तों के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। चौथी एक्सरसाइज होती है हील स्लाइडिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है कि जो अपनी हील होती हैं, एड़ियाँ होती हैं, उनको आप बिस्तर पर धीरे धीरे अपने घुटनों को बेंड करें, खींचें और जब तक होल्ड कर सकते हो होल्ड करो, फिर से दोबारा वहीं पर बिछा दो। ये बार बार करो ताकि आपकी घुटने में जो बेंडिंग है वो प्रॉपर आ जाए, क्योंकि घुटना बेंड होना जरूरी होता है। ये धीरे धीरे होता है, ये 2-3 हफ्तों के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारे थाई के, शिन के जो मसल होते हैं वो फिर से स्ट्रांग होते हैं, पैरों के मसल। 5वीं एक्सरसाइज होती है सिटेड नी बेंड। इसमें अपने घुटनों को बेंड करना होता है। कैसे बेंड करना है? आप किसी भी ऊंची स्थान पर बैठ जाओ, चारपाई ऊंची करके बैठ जाओ या फिर 2-3 कुर्सियां लेकर उसके ऊपर बैठ जाओ ताकि पैर नीचे जमीन पर टच ना हो, और धीरे धीरे उन घुटनों को अंदर की तरफ मोड़ो। ऐसे करने से क्या होता है? इसमें मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे हम बोल देते हैं, वो भी आ जाती है, बेंड होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अपना घुटना 90 डिग्री तक काफ़ी आसानी से मुड़ सकता है। 6th होती है हाफ स्क्वाट। हाफ स्क्वाट ज़्यादातर जिम में लगता है, लेकिन पेशेंट को भी कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट उस कंडीशन में आ जाए जब पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए, काफ़ी तंदुरुस्त हो, उसका घुटना बेंड होना शुरू हो जाए, तब ये एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। इसमें क्या होता है? हाफ यानी कि वो आधा ज़मीन पर खड़ा होकर आधा नीचे बेंड हो, फिर से खड़ा हो जाए, थोड़ा सा बेंड हो, आधा बेंड हो जाए, फिर से खड़ा हो जाए। इससे क्या होता है? पूरी टांगें मजबूत होती है, घुटने भी मजबूत होते हैं, लेकिन पूरी लेग्स मजबूत होती हैं, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी, मजबूती, सब कुछ रेज होता है। अब होती हैं एडवांस एक्सरसाइज। ये तब होती हैं जब कम से कम पेशेंट
महीना 1.5 महीना आपकी निगरानी में अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, 1.5 महीने के बाद ही आप इसे शुरू करें, उससे पहले मत शुरू करें। ताकि अगर हम ऐसा शुरू कर देते हैं, पहले शुरू कर देते हैं, कई बार पेशेंट को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा होता नहीं है, उससे घुटने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसे अगर एडवांस एक्सरसाइज करनी है तो इसको आप 6 हफ्तों के बाद, पूरा 1.5 महीने के बाद ही आप शुरू करें। एडवांस एक्सरसाइज में क्या आता है, आप सीढ़ी पर चढ़ सकते हो, एक सीढ़ी चढ़ो फिर वापस आ जाओ, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ो फिर वापस आ जाओ, फिर ऐसे 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ो, इससे ज़्यादा मत करो, शुरुआत में मत करो, लेकिन धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इससे क्या होता है कि नेचुरली जो मूवमेंट होती है ना घुटने की, वो वापस चलती आ जाती है। लेकिन ये 6 हफ्तों के बाद, 1.5 महीने के बाद ही आपको करना होगा, इससे पहले मत करेंगे, नहीं तो घुटने में दर्द आ सकती है। 8th एक्सरसाइज होती है साइकिलिंग। ये स्टेशनरी एक्सरसाइज होती है, ये सभी को पता होता है। कभी कभार क्या होता है, कुछ पेशेंट बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, इससे हमारे घुटने में स्ट्रेंथ आती है, मूवमेंट आती है, घुटने मजबूत होते हैं, जो नेचुरल स्ट्रेंथ होती है वो वापस आ जाती है। लेकिन ये भी मैं आपको बार बार ये तभी कह रहा हूँ कि आप इसको 6 हफ्ते 1.5 महीने के बाद ही शुरू करें। साइकिलिंग करो, धीरे धीरे करो। अगर आपके घर में साइकिल है तो उसको स्टैंड पर लगा लो, कोई खास साइकिलिंग लेने की जरूरत नहीं है, उसको स्टैंड पर लगा लो और किसी को पकड़ने को बोलो, वो ही कर लो। अदरवाइज अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप मतलब ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, या किसी भी मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो जाता है। जो छोटी साइकिलिंग होती है, जो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए बनी होती है, वो आप अवेलेबल करवा सकते हो। वो करो, वो रेगुलर करो, यानी कि 4-5 महीने 6 महीने लगातार करो, उससे काफ़ी मजबूती आ जाती है। अब आखिर में आती है वॉकिंग एक्सरसाइज। ये नेचुरली होता है। कभी कभार क्या होता है कि कईयों पेशेंटों को बड़ी जल्दी होती है कि हम चलना शुरू कर दें, जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप अपने घुटनों की एज बढ़ाना चाहते हैं, लंबे समय तक 20-30 साल तक चलते रहें, तो ये सबसे आखिर में करें। धीरे धीरे चलें, बाहर गली में घूमें, गांव में घूमें, थोड़ा थोड़ा चलें, ऐसे 10-15 कदम एक दिन, फिर 20-30 कदम, फिर 30-40 कदम, इससे ज़्यादा ना करें। इससे जो नेचुरली स्ट्रेंथ होती है, जो चलने की मूवमेंट होती है, कुदरती तौर पर जो हमें कुदरत ने दी होती है, वो वापस आ जाती है। उससे हमारा घुटना जल्दी जल्दी ठीक हो। पैर सीधा रखो, ऊंचा नीचा पैर मत रखो, ताकि कभी भी घुटने में कोई भी किसी भी तरह का दर्द ना आ जाए। और आगे क्या होता है कि कई पेशेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्या करते हैं कि डॉक्टर की सलाह के बिना ही अपनी तरफ से एक्सरसाइज या कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में नहीं करते, या जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, डाइट प्रॉपर नहीं लेते, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। इससे घुटने में दिक्कत तो आएगी, लेकिन आपकी नेचुरल लाइफ है जो, उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? इतना खर्चा किया होता है, इतना पैसा लगा होता है, इतना टाइम हमने बेड पर स्पेंड किया होता है। ये छोटी सी गलतियाँ हमें दोबारा उसी स्टेज में ले जाती है जहाँ से वो दर्द शुरू हो रखी है, वही ऑपरेशन हो रखा है, वही दिक्कत जो पहले हो रखी थी सर्जरी से। तो कृपया आप ऐसा मत करें। अब मैं आपको प्रो टिप्स बताऊंगा। प्रो टिप्स ये होते हैं कि आइस थेरेपी जरूर करें, आइसिंग जरूर करें घुटनों पर, क्योंकि ये जरूरी होती है, सूजन कम रहती है। प्रॉपर डाइट लें, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। डाइट, बिना डाइट के आप अपने घुटनों को, आप अपने मसल्स को, आप अपनी बॉडी को तंदुरुस्त नहीं रख सकते। अगर हम 100% में 70% जो होता है वो डाइट का ही काम होता है। और स्लोली एक्सरसाइज डेली अपनी रूटीन में फॉलो कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी टिप्स अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनके साथ शेयर जरूर करें जो लोग इस प्रॉब्लम से बड़े तंग हैं। धन्यवाद।